दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ का जो सिविल जज का एग्ज़ाम हुआ था 7 मई 2019 को, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने अगर 7-8 साल पुराने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लिया तो आने वाले समय में सिविल जज का एग्ज़ाम है तो इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था जेड को मार डालने के आशय से ए नाम का व्यक्ति जेड पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप जेड मर जाता है। ए नाम का व्यक्ति दोषी है, हत्या का दोषी है दोस्तों, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। हत्या का दोषी होगा ए नाम का व्यक्ति। इसके बाद अगला पूछा गया दूसरा, जो कोई किसी कूटकृत सिक्के को यह जानते हुए कि वह कूटकृत है भारत में आयात करेगा, वह भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत दोषी होगा। वह धारा 237 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया तीसरा, इतला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इतला देने का साय लोग किया जाता है, यह भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है। इसका जो सही आंसर है धारा 202। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया चौथा, लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति का घोतक है, निम्न में से किस में आता है। पहला, सेना का प्रत्येक आयुक्त ऑफिसर। दूसरा, प्रत्येक न्यायाधीश जो विधि न्याय निर्णायक करने को अधिकृत है। तीसरा, न्यायालय का प्रत्येक ऑफिसर। इसका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद पांचवा पूछा गया, आईपीसी की धारा 29A का संबंध है। आईपीसी की धारा जो 29A संबंध है वह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद छठवां पूछा गया, विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक ए भीड़ पर गोली चलाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है, यह प्रतिरक्षा आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आती है। धारा 76, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया सातवां, कब संपत्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है आपको, लेकिन आप कब किसी व्यक्ति की मौत भी कर सकते हो। अगर वह आपकी संपत्ति को लूट रहा है, रात्रि में गृह भेदन कर रहा है या अग्नि द्वारा आवासीय भवन में दृष्टि करता है, उपरोक्त सभी, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया आठवां, जो कोई
भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, दंडनीय है। अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है या युद्ध करने का प्रयत्न करता है, वह आजीवन कारावास से और मृत्यु से और एवं जुर्माने से दंडनीय होगा। इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है, मृत्यु अथवा आजीवन कारावास एवं जुर्माना। बाद अगला पूछा गया 9वां, कौन सी उपहति घोर उपहति नहीं है? इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया या पर अपना मुक्का का इस आशय से यह संभाव्य जानते हुए हिलाता है कि उसकी राय द्वारा या को यह विश्वास हो जाए कि ए नाम का व्यक्ति या को मानने वाला है। ए ने हमला किया है या नाम के व्यक्ति पर, इसलिए इसका जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, हमला। इसके बाद अगला पूछा गया 11वां, एक घर बी को 12,000 वार्षिक भाटक के पट्टे पर देता है, यानी कि किराए पर देता है। वर्ष 2015, 16, 17 इन सभी पूरे वर्णों का भाटक शुद्ध है और दिया नहीं गया है, यानी कि 2015, 2016, 2017 का किराया बाकी है, दिया नहीं गया है। ए सन 2018 में बी पर केवल 2016 के शेष किराए के लिए वाद प्रस्तुत करता है। क्या ए पश्चातवर्ती प्रक्रम पर वर्ष 2015 एवं 2017 के शेष किराए के लिए वाद ला सकता है? नहीं ला सकता है दोस्तों, क्योंकि 3 साल का किराया था बाकी, तो है केवल 2016 के लिए ही लाया है, तो है शेष 2015-17 के लिए नहीं ला सकता है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 12वां, सीपीसी की धारा 10 संबंधित है। जो सीपीसी की धारा 10 है वह बाद का रोक दिया जाना से संबंधित है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 13, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 अपील में लागू होती है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है मूल डिक्री में लागू होती है, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 14 पूछा गया, जब कोई व्यक्ति लोग न्यूसेंस करता है, इसका जो पहला है आईपीसी के अंतर्गत आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी है। दूसरा सीपीसी की धारा 91 के अंतर्गत उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। तीसरा उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति का वाद लाया जा सकता है। उपरोक्त सभी, इसका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला पूछा गया 15वां, लिखित कथन प्रस्तुत किए जाने की परिसीमा 30 दिन है, जो कि 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है, की गणना की जाएगी। इसका जो तीसरा ऑप्शन है प्रतिवादी पर समन की तामील दिनांक से की जाएगी। इसका जो तीसरा है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 16वां, प्रांग न्याय का सिद्धांत किस पर प्रयोज्य नहीं है? इसका जो तीसरा है मध्यस्थ कार्रवाइयों पर, बिल्कुल सही होगा तीसरा ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया 17वां, किस आधार पर वाद पत्र को नामंजूर नहीं किया जा सकता? इसका जो दूसरा ऑप्शन है, जहां वाद पत्र ऐसे न्यायालय में
प्रस्तुत किया गया है जिसे विचारण का क्षेत्राधिकार नहीं है, नामंजूर नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 18वां, कौन सी धारा के प्रावधान न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है? इसका जो पहला ऑप्शन है धारा 6 बिल्कुल सही है। इसके बाद 19 नंबर का पूछा गया था, सीपीसी का आदेश 32 संबंधित है। इसका जो पहला ऑप्शन है अवयस्कों और विकृत व्यक्तियों द्वारा उनके विरुद्ध वाद, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। इसके बाद 20वां पूछा गया, एक अधिकार या दायित्व किसी कानून द्वारा बनाया गया है तब इसके अंतर्गत कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होती है? इसका जो पहला है, कानून इसके प्रवर्तन के लिए विशेष मंच बना सकता है। दूसरा, यदि प्रवर्तन के लिए कोई मशीनरी नहीं की गई है तो सिविल न्यायालय उस बात का संज्ञान ले सकती है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही है। इसके बाद 21 नंबर का पूछा गया, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? इसका जो पहला है, जो किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कारित करता है तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। दूसरा, जो राज्य सरकार द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा। इसके बाद अगला पूछा गया 22, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत शासन द्वारा सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है? जो धारा 24 है सीआरपीसी की, उसके अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक यानी कि सरकारी वकील की नियुक्ति की जाती है। इसलिए पहला ऑप्शन सही है, धारा 24। इसके बाद अगला पूछा गया 23, सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत कौन न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश जारी कर सकता है? उपरोक्त सभी, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला पूछा गया 24, धारा 498 भारतीय दंड संहिता के अपराध में संज्ञान किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है, पुलिस रिपोर्ट पर भी किया जा सकता है। दूसरा, पीड़ित व्यक्ति की परिवार पर। आखिरी, पीड़ित व्यक्ति के माता पिता और भाई बहन के परिवार पर। इसका जो उपरोक्त सभी विकल्प सही है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 25 नंबर का पूछा गया, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका जो तीसरा ऑप्शन है, भागता एक मजिस्ट्रेट द्वारा और भागता दूसरे मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोष सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 26, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंडादेश दे सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष के कारावास का दंडादेश दे सकता है, इससे अधिक की अवधि का नहीं। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, 7 वर्ष के कारावास तक। इसके बाद अगला पूछा गया 27,
जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसको किसी अजमानती अपराध के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, अग्रिम जमानत हेतु आवेदन कर सकता है। अंतर्गत अग्रिम जमानत के बारे में जो सीआरपीसी की धारा 438 है उसमें बताया गया है, उसके तहत व्यक्ति आवेदन, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है, धारा 438। इसके बाद 28 नंबर का पूछा गया, धारा 106 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दोष सिद्धि पर परिशांति कायम करने हेतु कौन सक्षम नहीं है। इसका जो चौथा ऑप्शन है कार्यवाही रजिस्टर, बिल्कुल सही होगा चौथा। इसके बाद अगला पूछा गया था 29 सम्मन मामले का वारंट मामले में परिवर्तन करने की शक्ति सीआरपीसी के किस प्रावधान में है, धारा 259, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया सह अपराधी के क्षमादान से संबंधित प्रावधान निम्न में से किस धारा में है। सह अपराधी के क्षमादान से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी की धारा 306 में है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, धारा 306। इसके बाद अगला पूछा गया 31 नंबर का, ए का बी की हत्या करने के लिए विचारण किया जाता है। ए नाम के व्यक्ति का विचारण किया जाता है कि उसने बी की हत्या की। ए जानबूझकर डंडे से बी को इतना पीटता है कि उससे बी की मृत्यु हो जाती है। ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम के व्यक्ति को डंडे से पीटता है जानबूझकर और बी की मृत्यु हो जाती है। निम्न में से कौन तथ्य सही है। इसका जो पहला है ए के द्वारा बी को डंडे से पीटा जाना सही है, ए ने बी को डंडे से पीटा है। दूसरा, ए द्वारा इस प्रकार पीटने से बी की मृत्यु होना, ए ने इस प्रकार पीटा है बी को कि उसकी मौत हो चुकी है, दूसरा भी सही है। तीसरा, बी की मृत्यु कारित करने का ए का आशय भी था उसकी मृत्यु कारित करने का, इसलिए उपरोक्त सभी होगा, चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 32 नंबर का, ए चाहता है कि न्यायालय ऐसा निर्णय दे कि वह निश्चित भूमि का अधिकारी कुछ तथ्यों के आधार पर जो कि बी के कब्जे में है, बी इन तथ्य से इनकार करता है, धारा 101 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है ए को उन तथ्यों को साबित करना जरूरी है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 33 नंबर का, किसी कथन को धारा 32 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत मानने के आवश्यक तथ्य है। इसका जो पहला है जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित है, यानी कि धारा 32 को साक्ष्य अधिनियम का है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, जबकि वह नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में है। तीसरा, जबकि वह कौटुंबिक बातों से संबंधित विलेख में किए गए हैं। इसका जो चौथा है उपरोक्त सभी, इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 34 नंबर का, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की प्रायोज्यता के लिए आवश्यक तथ्य है कि, इसका जो
ए ऑप्शन है सूचना देने वाला व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए, सही है। दूसरा, वह व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में होना चाहिए, दूसरा भी सही है। इसलिए इसका जो चौथा है ए और बी दोनों सही होंगे, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 35 नंबर का, जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में राय बनानी हो तब प्रमाणीकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जारी किए हो सुसंगत तथ्य है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुसंगत तथ्य। इसके बाद अगला पूछा गया 36 नंबर का, जबकि विशेषता ज्ञात तथ्य अभियुक्त की जानकारी में है तो उसका प्रमाणित करने का भार अभियुक्त पर होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 37 नंबर का, पति और पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम साक्षी होंगे, इसलिए इसका जो पहला है सिविल और आपराधिक मामलों में सक्षम साक्षी माने जाते हैं, सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 38 नंबर का, दहेज मृत्यु के बारे में साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में प्रावधान किया गया है। दहेज मृत्यु के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी में बताया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है, धारा 113 बी। इसके बाद अगला पूछा गया 39 नंबर का, न्याय दृष्टांत किन की अब्दुल्लाह 1185 एला 385 संबंधित है, इसका जो पहला ऑप्शन है आचरण से संबंधित है, बिल्कुल सही होगा पहला। इसके बाद 40 नंबर का पूछा गया, क्या निम्न दस्तावेज लोक दस्तावेज है। पहला, प्रभुत्व संपन्न अधिकारी के कार्यों या कार्यों के अभिलेख से संबंधित, सही है। दूसरा, किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख, इसका जो तीसरा है ए और बी दोनों सही होंगे। इसके बाद अगला पूछा गया 41 नंबर का, बी नाम का व्यक्ति ए नाम के व्यक्ति को 10,000 रुपये देता है, लेकिन यह कर्ज परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत अवधि बाधित हो जाता है। इस कर्ज के एवज में ए बी को 500 रुपये, ए नाम का व्यक्ति बी को 500 रुपये देने का लिखित आश्वासन देता है, इसलिए इसका जो दूसरा ऑप्शन है यह एक संविदा है, सही होगा दूसरा ऑप्शन। इसके बाद 42 नंबर का पूछा गया, ए बी से कोई घोड़ा खरीदने की स्वीकृति देता है। ए नाम का व्यक्ति बी से कहता है कि हम तुम्हारा घोड़ा खरीदेंगे, ए स्वीकृति देता है बी को। सौदा करने के समय घोड़ा मर चुका था, जब उसने सौदा किया तो वह घोड़ा मर चुका था। यद्यपि किसी पक्षकार को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी, ना तो जानकारी ए को थी ना बी को थी कि घोड़ा मर चुका है, और उसने सौदा कर दिया था और ए नाम के व्यक्ति ने स्वीकृति दी, हम तुम्हारा घोड़ा खरीदेंगे, लेकिन वह घोड़ा मर जाता है, तो ऐसा करार शून्य हो जाता है। इसलिए इसका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, यह करार शून्य है। इसके बाद 43 नंबर का पूछा गया, ए सी को पीटने के लिए नियुक्त करता है। ए नाम का व्यक्ति है जो सी को पीटने के लिए नियुक्त करता है तथा यह करार करता है
कि इससे होने वाली किसी भी आपत्तियों को वह संभाल लेगा। बी सी को पीट देता है। बी नाम का व्यक्ति है जो सी को पीट देता है और ऐसा करने के लिए सी को हर्जाना देता है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है ए बी द्वारा किए गए हर्जाने के लिए दायित्वधीन नहीं है। बिल्कुल सही होगा तीसरा ऑप्शन। इसके बाद 44 नंबर का पूछा गया, ए नैसर्गिक प्रेम और स्नेह से अपने पुत्र बी को 1 लाख रुपए देने का वचन देता है। बी के पिता अपने वचन को ए लेखबद्ध करता है और उसे रजिस्ट्रीकृत करता है। यह एक प्रकार की संविदा होगी, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 45, प्रस्थापना को वचन में संपरिवर्तित करने के लिए प्रतिग्रहण। इसका जो तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही होंगे। इसके बाद 46 नंबर का पूछा गया, भारतीय फीस अधिनियम के अंतर्गत मुफस्सिल न्यायालयों में या लोक कार्यालयों में फाइल आदि की गई दस्तावेज पर फीस वर्णित है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है धारा 6 बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 47 नंबर का, प्रतिकर संबंधी आदेश के विरुद्ध अपील के ज्ञापन पर फीस के बारे में दिया गया है। इसका दूसरा ऑप्शन है धारा 8 में। बिल्कुल सही है दूसरा ऑप्शन। इसके बाद 48 नंबर का पूछा गया, न्यायालय फीस अधिनियम में कतिपय दस्तावेजों को फीस से छूट प्रदान की गई है। इसका जो लिखित कथन है बिल्कुल सही होगा, पहला ऑप्शन। इसके बाद 49 नंबर का पूछा गया, जहां विवाद के निपटारे के तरीकों में से न्यायालय धारा 89 सीपीसी में निर्दिष्ट ढंग से निपटारा करता है, तो वादी न्याय शुल्क अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत न्याय शुल्क वापस का हकदार होगा। इसका जो पहला ऑप्शन है धारा 16 बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 50, न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत जहां वादी की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 25,000 रुपये से अधिक नहीं है, सरकार न्याय शुल्क से वादी को उन्मुक्त करती है। पहला ऑप्शन अनुसूचित जातियों के सदस्य, दूसरा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य, तीसरा महिलाएं, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसलिए इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला पूछा गया 51 नंबर का, छत्तीसगढ़ राजस्व संहिता के अंतर्गत स्वयं खेती करना से अभिप्रेत है। इसका जो पहला ऑप्शन है अपने स्वयं के श्रमिकों द्वारा, पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 52, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत जब कोई साक्षी सम्मन तामील या अनुपालन में चूक करता है तो उसे जारी किया जा सकता है। इसका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला पूछा गया 53 नंबर का, किसी भूमि पर राजस्व का निर्धारण उसके प्रयोजन के लिए उस भूमि के उपयोग को
दृष्टि में रखते हुए किया जाएगा। इसका भी जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी होगा। इसके बाद 54 नंबर का पूछा गया, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 118 संबंधित है। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 118 हक के बारे में जानकारी देने की बाध्यता से संबंधित है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 55 नंबर का, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत खनिजों के संबंध में सरकार का हक वर्णित है। धारा 247, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 56, छत्तीसगढ़ भू राजस्व अधिनियम का अध्याय 5 संबंधित है। इसका जो पहला ऑप्शन है अपील से संबंधित है, रिवीजन से संबंधित है और रिव्यू से संबंधित है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला पूछा गया 57, जिन दस्तावेजों के पंजीयन को यादृच्छिक रखा गया है वह उल्लेखित है। इसका जो तीसरा है बिल्कुल सही होगा, पंजीयन अधिनियम की धारा 18 में, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 58, भारत के बाहर किसी दस्तावेज को निष्पादित किया गया है, यदि उसे पंजीयन के लिए प्रस्तुत किया जाए तो अवधि भारत में पहुंचने के 2-4 में, इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 59 नंबर का पूछा गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 32 के अंतर्गत कोई दस्तावेज पंजीयन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका चौथा ऑप्शन होगा। इसके बाद 60 पूछा गया, पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत पराक्रम शब्द संदर्भित करता है। इसका जो पहला ऑप्शन है विनिमय पत्र का अंतरक वचन पत्र या किसी व्यक्ति का चेक, यह उस व्यक्ति को धारक प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका जो पहला है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 61 नंबर का, पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत भुगतान कब दिया जाता है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण पर भुगतान व्यापारिक सामान्य घंटों में दिए बैंक है तो बैंक के समय में दिया जाना चाहिए। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 62, धारा 138 पराक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत कितने समय के कारावास की सज़ा दी जा सकती है। इसका जो पहला ऑप्शन है 2 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 63 नंबर का पूछा गया, पराक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत नज़र में शब्द का क्या अर्थ है। मांग पर, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद 64 नंबर का पूछा गया, लेखों में जमा राशि अपर्याप्त होने आदि के कारण चेकों का अनादृत हो जाना संबंधित है। धारा 138 पराक्रम लिखित अधिनियम की, इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
इसके बाद अगला पूछा गया 65 छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 13 संबंधित है। इसका जो दूसरा है मादक द्रव्यों के विनिर्माण आदि के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्ति से संबंधित है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 66 छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्त विक्रेताओं के कतिपय विधि विरुद्ध कार्यों के लिए शासित वर्णित है। धारा 38 में पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 67 राज्य सरकार के निर्देशन पर आबकारी शुल्क किसी ऐसी वस्तुओं पर उद्गृहित किया जाएगा। इसका जो पहला है जिनका आयात किया गया है, दूसरा जिनका निर्यात किया गया है, तीसरा जिनका परिवहन किया गया है। यह तीनों सही है, इसलिए इसका जो चौथा है उपरोक्त सभी होंगे। इसके बाद 68 नंबर का पूछा गया 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मदिरा या मादक औषधि के विक्रय का प्रतिरोध किस प्रावधान में किया गया है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत किया गया है, इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 69 नंबर का पूछा गया छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में मादक द्रव्यों के कब्जे के लिए मात्रा की परिसीमा का प्रावधान किस धारा में है। धारा 16, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 70 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 21 संबंधित है। इसका जो पहला ऑप्शन है कतिपय दशाओं में प्रतिकरण अधिनिर्णित करने की शक्ति, पहला बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 71 राज्य द्वारा किस आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, बिल्कुल सही है दूसरा ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया 72 भारतीय संविधान के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से जुड़ा विकल्प नहीं है। इसका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों का संदाय। इसके बाद अगला पूछा गया 73 भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। इसका जो चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, चौथा सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 74 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा में सरकार और भारतीय संसद सरकार और राज्यों की विधानसभा स्थानीय या अन्य प्राधिकारी जो भारत की सीमा में सम्मिलित है। अनुच्छेद 12, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद 75 नंबर का पूछा गया निम्न में से भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का
संरक्षण करता है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 19। इसके बाद अगला पूछा गया 76, निम्न में से कौन सी आकस्मिकता के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A(1) लागू होता है? इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद 77 नंबर का पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए किस आधार पर महाभियोग लाया जा सकता है? अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे हटाया जा सकता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है, उस पर महाभियोग लाया जा सकता है अगर वह संविधान का उल्लंघन करता है। इसके बाद अगला पूछा गया 78, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों के संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका जो पहला ऑप्शन है, लोकसभा के कम से कम सदस्यों द्वारा बहुमत से सहमति दी गई हो, पहला बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 79, राष्ट्रपति द्वारा त्याग पत्र दिया जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद 80 पूछा गया, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद 81 नंबर का पूछा गया, स्थावर संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। स्थावर संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है, पहला खड़ा काष्ठ, उगती फसलें, घास नहीं आती हैं, इसलिए उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 82 नंबर का पूछा गया, संपत्ति अंतरण की धारा 6 संबंधित है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है, क्या अंतरित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 83 नंबर का, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत संपत्ति के संचयन के मामले में लंबे समय के प्रावधान किस समय तक किए जा सकते हैं? इसका जो पहला ऑप्शन है 18 वर्ष, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 84 नंबर का, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जबकि दो व्यक्ति एक चीज़ का स्वामित्व किसी अन्य चीज़ के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं, जिन दोनों चीज़ों में से कोई भी केवल धन नहीं है या दोनों चीज़ें केवल धन हैं, तब सी व्यवहार कहा जाता है विनिमय, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद 85 नंबर का पूछा गया, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन के सिद्धांत का आधार यह है कि कोई भी व्यक्ति जो कि लिखित का फायदा लेना चाहता है। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, भार को वहन करना पड़ेगा। इसके बाद अगला पूछा गया 86, परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित समय से अभिप्राय है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वास्तविक लिया गया समय, बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन। इसके बाद 87 नंबर का पूछा गया, परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत कानूनी असमर्थता
मामले में लागू होती है? ना तो बीमारी लागू होती है, ना गरीबी, ना दिवालियापन। इसलिए इसका चौथा होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद 88 नंबर का पूछा गया, परिसीमा अधिनियम की धारा 14 का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका जो पहला ऑप्शन है, जहां किसी दावे को उसके गुणागुण के आधार पर खारिज कर दिया गया हो। बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, 89 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत आवेदन शामिल है। इसके ये तीनों सही है, इसलिए इसका चौथा सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद 90 नंबर का पूछा गया, परिसीमा अधिनियम की धारा 6 संबंधित है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है, विधिक नियोग्यता से संबंधित है परिसीमा अधिनियम की धारा 6। इसके बाद 91 नंबर का पूछा गया, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(14) संबंधित है किराएदार से। इसलिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, किराएदार। इसके बाद अगला पूछा गया, 92 भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन इसके अंतर्गत है। इसका जो चौथा ऑप्शन है, धारा 6 बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 93 भाड़ा नियंत्रण अधिकरण की शक्तियों एवं कृत्य में शामिल नहीं है। इसका जो पहला ऑप्शन है, भवन स्वामी और किराएदारों के बीच विवादों का निपटारा, ये नहीं है, ये शामिल है। इसलिए पहला तो हो नहीं सकता, दूसरा भाड़ा नियंत्रक की स्थापना दूसरा है और तीसरा है, इसलिए चौथा